Good morning, students. Today in our business studies lecture, we are going to start a unit number 6, chapter number 6.1, that is a staffing, the concept and its importance. We can do in this chapter this concept of staffing, which includes meaning, definition, characteristics, importance of staffing, human resource management, its concept, meaning, definition, evolution of HRM and staffing process. Staffing as a part of human resource management is not a part of your syllabus now. So first we start with the concept of staffing. Staffing क्या होता है? It refers to the filling and keeping filled the post with people. Staffing means कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज हैं उस वहाँ पे लोगों को अपॉइंट करना, डेट इज़ नॉन एज स्टाफिंग. The definition of staffing is the staffing function pertains the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers. स्टाफिंग में क्या कौन कौन से स्टेप्स आते हैं कि पर्सन को रिक्रूट करना, मतलब कि पर्सनस को बुलाना इंटरव्यू के लिए. ठीक है, इंटरव्यू के लिए कैसे आते हैं कि पहले हमने एडवर्टीज़मेंट देनी है, फिर पर्सन से हमें एप्लीकेशंस वगैरह सेंड करते हैं और फिर उनमें से हमने क्या रिक्रूटमेंट के जो टेस्ट है या इंटरव्यू वगैरह वो लेनी होती है. आफ्टर दैट सिलेक्शन होती है. सिलेक्शन की कौन सा पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, आप उसे सिलेक्ट करते हो. आफ्टर दैट उसकी ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उसके काम के रिगार्डिंग बताया जाता है कि उसने काम कैसे करना है. फिर उसकी डेवलपमेंट की जाती है. वो अच्छे से काम कर रहा है तो फिर वो अपने एक स्टेप इम्प्रूव कर लेता है, फिर उसे फर्दर काम के लिए डेवलप किया जाता है. एंड द लास्ट स्टेप इज़ कंपनसेशन. जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए उसे कंपनसेट किया जाता है, उसे उसकी सैलरीज या वेजेस दिए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या होता है? रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग. इट इज़ स्टेप विच इज़ टोटली रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग्स. स्टाफिंग में क्या है कि लोगों को एक पोजीशन पे जैसे कोई जो भी पोजीशन खाली है या जहाँ पे भी वर्कर्स की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है. सो इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग्स. इट डजंट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ पेपर वर्क. पेपर वर्क सिर्फ वहाँ पे होता है कि हाँ हमने इसकी सिलेक्शन किया, उसका रेज्यूमे रखा है या उसका CV रखा है. सिर्फ पेपर वर्क वहीं पे सीमित होता है, वहीं तक ही होता है. पर ये मोस्टली जो एक्टिविटी है ये इसमें रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, ट्रेनिंग होती है, प्रमोशन होती है. सो 95% 98% जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट इज़ अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन. सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन क्या है कि HR जो स्टाफिंग है, रिक्रूटमेंट है या उसकी डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है, इस सब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना होता है जिसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिस डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं. सो ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है. नेक्स्ट इज़ असेंशियल टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स. जो ये स्टाफिंग है मैनेजरियल लेवल, मतलब कि हर मैनेजरियल लेवल, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, हर एक स्टेप पे इसकी ज़रूरत होती है. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत रहती है, उनकी स्टाफिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है. जो मैनेजर्स है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कोई छोड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, न्यू वहाँ पे और मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ता है. सिर्फ इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल मैनेजमेंट के हर लेवल पे इसकी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि वर्कर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, उनकी डेवलपमेंट करनी होती है, उनको टाइम टू टाइम वेजेस, सैलरीज जो है वो पे करनी होती है और साथ के साथ उनकी प्रमोशन वगैरह की तरफ ध्यान देना होता है. तो ये सभी पॉइंट्स जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो स्टाफिंग में आते हैं. सो स्टाफिंग में इनकी रिक्रूटमेंट होती है, जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों को उनकी जॉब प्रोवाइड की जाती है जो कि सोसाइटी का वेलफेयर, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है. उनको उनकी प्रमोशन की जाती है, सिलेक्शन होती है, उनकी रिक्रूटमेंट होती है, कंपनसेट किया जाता है उन्हें. सो इसमें सोसाइटी का भी वेलफेयर होता है. सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड लास्ट पॉइंट इज़ द इफेक्ट टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ये इंटरनल इन्वायरमेंट में इफेक्ट करती है बिकॉज इसमें प्रमोशन होती है. प्रमोशन से एक जो पर्सन है जो लो लेवल पे काम कर रहा है उसकी प्रमोशन के वो मिडिल लेवल पे आ जाता है, फिर प्रमोशन के बाद टॉप लेवल में पहुंचने की उसकी कैपेसिटी होती है. सो इंटरनल इन्वायरमेंट को इससे इफेक्ट करती है कि प्रमोशन होती है, डिमोशन होती है, ट्रांसफ़र होती है.
और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनके उस बच्चों को या उनको ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोवाइड किए जाते हैं और बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। प्लस ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन से भी इस पर इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग जो है ये हमारे पास जब हम स्टाफिंग करते हैं, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को अपॉइंट करना होता है तो सबसे पहले अगर एक पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्सन की वैकेंसी है, तो उसकी एडवर्टीज़मेंट की जाती है, उस पोजीशन की कंपनी की तरफ से एडवर्टीज़मेंट की जाती है कि हमें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस पर एक पर्सन की ज़रूरत है। तो उसके लिए काफ़ी एप्लीकेशंस आती है, उन्हें अबाउट 100 या 500 700 एप्लीकेशंस आती हैं। तो फिर कंपनी क्या कहती है, उन 500-700 में से जो भी सूटेबल कैंडिडेट है, सपोज़ कि 20 के उन्होंने एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली, फिर उसमें से 20 एप्लीकेंट्स को बुलाया जाता है, फिर उन एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसमें से जो सूटेबल कैंडिडेट है उसे वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। सो ये हमें स्टाफिंग जो है इस जो सूटेबल पर्सोनल है जो डिस्कवर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस में कैसे हेल्प करती है? जैसे कि हम जब स्टाफिंग करते हैं तो कोशिश की जाती है कि सही पर्सन को सही पोजीशन पे बिठाया जाए। कई बार होता है कि अप्रोच से कोई काम किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है पर उससे सही पर्सन सही पोजीशन पे नहीं होता, पर अगर हम उसकी स्किल्स को देख के अपॉइंटमेंट करें तो सही पर्सन जो है वो सही प्लेस पे होता है। तो इससे अगर हम सही पर्सन को सही काम देंगे, सही पोजीशन पे रखेंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन से वर्कर्स टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, तो स्टाफिंग के साथ क्या होता है कि जो जैसे ऐसे पोजीशंस खाली होती जाती है और तो स्टाफिंग से और वो पोजीशंस को दोबारा टाइम पे फिल कर लिया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो नहीं रुकता और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करती है और वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कि स्टाफिंग से क्या होता है कि जो पर्सन अपना अच्छे से काम करता है उसको तो अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी सैलरीज टाइम पे उसे दी जाती है, उसे प्रमोशन की जाती है, उसे अप्रिसिएशन मिलती है। पर जो पर्सन अपना काम अच्छे से नहीं करता, मतलब अपने आप को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं करता, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं करता, उसे डिमोट कर दिया जाता है, जिससे क्या हर पर्सन अपनी सैलरी कट ना हो, उसकी डिमोशन ना हो, तो वो अपनी जो पूरे एफर्ट्स से अपना काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब स्टाफिंग में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग तरह से उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल इंक्रीज़ हो, उनको काम करने के लिए खुद मोटिवेट हो और उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से बूस्ट तरीके से, मतलब अपने एक्टिव वे से अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे मैन, मटीरियल, मशीनरी, मनी, मशीनरी, ये सभी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, डेट इज़ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स इंक्लूड मैन वाइल मशीन, मटीरियल, मनी बिलोंग्स टू अ पैसिव प्रोडक्शन। एक्टिव क्यों? क्योंकि आज जो पर्सनस है वो एक्टिव हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में इनके बिना कोई काम नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में मटीरियल है, मशीनरी है, मनी है, पर मैन नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं कर सकती। सो मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बट side by side material, machines and money are also an important part, but they are passive in nature. Without a human being, without human resource, these factors doesn't work properly. Next is the human resource management. The meaning of human resource management is it is the branch of the management. ये एक सबसे important branch है मैनेजमेंट का, जिसमें रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलेक्शन की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है और अपने एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहा है वो अपने बिज़नेस में
मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपनी काम करे और अपनी जो गोल्स है उसे अचीव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ HRM की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। द काइंड ऑफ रोल HRM is playing today was not the same since its inception. Various phases of office development are as follow। कह कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है जैसा रोल वो आज प्ले कर रहे हैं, पहले उसका ऐसा रोल नहीं था। ये टाइम टू टाइम जो है इसकी डेवलपमेंट हुई है। उसके जो अलग अलग फेसेस हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लेबर वेलफेयर स्टेज। लेबर वेलफेयर स्टेज जो है, अर्लियर बिजनेस आर यूज्ड टू बी ऑन स्मॉल स्केल। पहले वाले जो बिजनेसेस है वो स्मॉल स्केल बिजनेस होते थे, तो वहाँ उस टाइम पे डेट वाज द एरा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। उस टाइम पे ट्रेड यूनियन जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। बाय इट्स इफेक्ट द नीड ऑफ पर्सनस वाज फेल्ट हु कुड एक्ट as mediator between the employer and the employer. Labor welfare officer was appointed for this. His role was limited to provide minimum welfare facilities to the employer. क्योंकि पहले जो है वो ट्रेड यूनियन से एस्टेब्लिश करने का उस टाइम पे टाइम था, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितने एम्प्लॉयर्स हैं इनके बीच में मीडिएटर का काम, एक मीडिएटर इफेक्ट रखा जाता था, जो कि एम्प्लॉयज़ की सारी जो भी उनकी कंडीशंस है, जो भी उनको फैसिलिटेट करना, वो ट्रेड यूनियन की जो हेड है, जो मीडिएटर है, उसका काम होता था। और उसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर भी कहा जाता था, कि जो भी उनका हेड बनता था उसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर और LWO भी कहा जाता था, जिसका मेन रोल क्या होता था कि जितनी कम से कम जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करनी, जितनी उनके लिए ज़रूरी है नेसेसरी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी, और एम्प्लॉयर को भी सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट इज़ अ पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज क्या होता है, विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फैक्ट्री सिस्टम कम टू इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होते गए, फैक्ट्री सिस्टम वहाँ पे आने शुरू हो गए। मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे काफ़ी लोगों को काम मिलना, मतलब एक ही जगह पे काफ़ी लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट द नीड ऑफ पर्सन वॉज फेल्ट हुज जॉब वॉज टू मेक एम्प्लॉयज़ अवेलेबल फॉर अ कंपनी। फिर वहाँ पे जैसे जैसे काम बढ़ता गया, ज़्यादा लोगों को रखा जाना शुरू हो गया। वहाँ पे रेगुलर जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत, जो पर्सोनल है उनकी ज़रूरत भी बढ़ती गई। विद द अप्रोच अर्लियर पर्सोनल ऑफिसर एंड लेटर पर्सोनल मैनेजर वाज अपॉइंटेड। देयर रोल वाज लिमिटेड टू रिक्रूट, सेलेक्ट एंड प्लेस द एम्प्लॉयज़। तो उस टाइम पे जो उनके लिए जो डिपार्टमेंट के लिए और पहले पर्सोनल ऑफिसर रखा जाना शुरू हो गया, फिर उसके बाद वहाँ पे मैनेजर रखा जाना शुरू हो गया, जिसका काम सिर्फ यही होता था कि लोगों को रिक्रूट करना, फिर सिलेक्शन करनी और फिर उन्हें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट करना। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है HRM स्टेज। पहले लेबर वेलफेयर स्टेज आई, जो लेबर की वेलफेयर के लिए काम करती थी। फिर पर्सोनल मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजर को अपॉइंट किया जाना शुरू हो गया। देन फिर HRM स्टेज आई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज आई। द बिजनेस फर्दर एक्सपैंड एंड साइमल्टेनियसली द टेक्नोलॉजी वाज डेवलपिंग एट द फास्ट पेस। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेसेस और ज़्यादा एक्सपैंड होने शुरू हो गई, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हो गई। इन दिस सिचुएशन द नीड वाज फेल्ट फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। अब HRM में क्या किया जाने लगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाने शुरू हो गई, उनकी डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया गया, और जिससे कि लोग अपना काम इफ़ेक्टिवली करें और ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक बने रहें। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये पार्ट हमारे सिलेबस से इस साल के लिए डिडक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़ अ स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। स्टाफिंग जो है वो लाइन एक्टिविटी भी है और स्टाफ एक्टिविटी भी है। By seeing the importance of staffing, today it is not only considered to be the function of management but also the functional area of management। पहले तो इसे सिर्फ मैनेजमेंट का एक फंक्शन कहा जाता था, पर अब ये मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका हुआ है, एक फंक्शनल एरिया बन चुका हुआ है। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शनल ऑफ एरिया ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। नंबर फर्स्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, डेट इज़ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारे जो है परवेसिव नेचर हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दस ऑल दिस फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली परफॉर्म्ड इन द बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे फंक्शन जो है टाइम टू टाइम या रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते थे। बट फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड स्टाफिंग। पर अब क्या है
कि वो फंक्शनल एरिया बन चुका है, मतलब कि जो एक ऐसी एक्टिविटी बन चुकी हुई है जो कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, बिज़नेस की जो मेन प्लान है, ऑब्जेक्टिव है, जो उसको पूरा करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसमें आ गया हुआ है। डेट इज़ द प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन होती है, मार्केटिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है एंड स्टाफिंग। नोट, अब इसमें आगे आपको थोड़ा समझाने के लिए और भी पॉइंट बताया गया। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बट फंक्शनल एरिया कैन बी डिफरेंट फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। कह कि जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं और सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम भी होते हैं, बट जो फंक्शनल एरियाज़ हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होते हैं। लाइक इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म वाइल द सेम इज़ नॉट नीडेड इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगी। नेक्स्ट इज़ अ पर्सोनल मैनेजर एज अ लाइन मैनेजर। अब पर्सोनल मैनेजर को एज अ लाइन मैनेजर बताया गया। व्हेन पर्सोनल मैनेजर परफॉर्म स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देन ही प्लेज अ रोल ऑफ लाइन मैनेजर। क्या कि जो पर्सोनल मैनेजर है, अच्छा मैनेजर है, वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ काम करता है, मतलब यहाँ पे प्लानिंग, रिक्रूटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इसका काम कर रहा है, तो वो लाइन मैनेजर की तरह काम कर रहा है। In this role, he complete the work, recruitment, selection, training, etc. It is the characteristics of the line manager that he is directly responsible for his work. इसमें जो HR मैनेजर के 3 काम होते हैं, रिक्रूट करना, सिलेक्टिंग करना और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और ये अपने काम के लिए लाइन मैनेजर जो होता है अपने काम के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। बट पर्सोनल मैनेजर एज अ स्टाफ मैनेजर में क्या कहते हैं, व्हेन पर्सोनल मैनेजर डज स्टाफिंग एज अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट ही प्लेस द रोल ऑफ स्टाफ मैनेजर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पर्सोनल मैनेजर है जब वो स्टाफिंग करता है एज अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, तो वो स्टाफ मैनेजर बन जाता है। इन दिस रोल ही गिव एडवाइस टू अदर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स सो डैट दे कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से में अगर उसने अपॉइंटमेंट की है किसी पर्सन की, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को कहता है कि उन एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफ मैनेजर डैट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द सजेशन गिवन बाय हिम। क्या कि अगर वो किसी भी तरह का कोई सजेशन देता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। नेक्स्ट इज़ अ स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस क्या है कि मतलब इसके क्या प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज़ अ एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले स्टेप में क्या बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ के लिए मैन पावर की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है और क्या उनकी पोजीशंस रहेंगी, ये सबको एस्टिमेट करना। ठीक है, कई बार किसी की प्रमोशन हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, कोई रिज़ाइन दे के चला जाता है, किसी को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन खाली हो जाती है। तो सबसे पहले एस्टिमेट करना है, एक अंदाज़ा लगाना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की ज़रूरत होगी। आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट के में क्या होता है कि अलग अलग सोर्सेज से उन्हें एप्लीकेशन भेजनी, जैसा उन्हें बताना कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनस की ज़रूरत है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ हैं, तो वो उसके लिए एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी पोजीशन को, अपने जो कंपनी की एडवर्टाइज़ करते हैं और लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाते हैं कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस पर्सन की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन। जब एप्लीकेशन लोगों तक पहुंचती है तो लोग काफ़ी सारी जो है एप्लीकेशन जो है वो भेजते हैं। उन एप्लीकेशन में से जो बेस्ट एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशन पूल तैयार हो जाता है उसमें से जो बेस्ट एप्लीकेशंस होते हैं उसे सिलेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी इंटरव्यू वगैरह लेके फिर उनमें से जो बेस्ट पर्सन है वो उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। आफ्टर दैट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब वो एक बेस्ट पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है फिर उसके बाद उसे क्या किया जाता है, उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन दे दी जाती है, हाँ आपने इस पोजीशन के लिए काम करना है, और फिर उसे अपनी कंपनी के बारे में ओरिएंटेशन मतलब कि एक इंट्रोडक्शन जो है वो दी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि उसके सुपीरियर्स कौन है, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन है, उसके कोलीग्स कौन है। आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसे बताया जाता है कि आपने क्या काम करना है और कैसे काम करना है, जिससे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि जो भी उसे काम सिखाया गया है क्या वो वही काम अच्छे से कर रहा है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो कैपेबल है जो भी उसे काम दिया गया है। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इस स्टेप में क्या किया जाता है
कि एम्प्लॉयज़ को अगर कोई पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोट किया जाता है या उसकी बेसिक जो कि उसे फैसिलिटीज़ दी जा रही है उसे इंक्रीज़ कर दिया जाता है। आफ्टर दैट कंपनसेशन, जो भी वो काम कर रहा है, एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनसेट किया जाता है, उसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं चाहे वो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। अब इसमें दो तरह के बेनिफिट्स की बात की हुई है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या होगी कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सैलरीज दे दी, वेजेस दे दी, इंसेंटिव्स दे दिए या कमीशन दे दी या बोनस वगैरह पे कर दिए। ये भी दो तरीके से होते हैं। टाइम बेस्ड पेमेंट कि जैसा सैलरीज वेजेस जो हैं ये हमें मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होता है कि मतलब अगर सपोज़ कि हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और जिनमें से 2 पर्सनस की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतना उनकी पेमेंट भी अच्छी होगी। पहले हमने बात की है डायरेक्ट पेमेंट्स की, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स की। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट पेमेंट्स की, जो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को नहीं दी जाती पर उसके बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉय को कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करवा दी जाती है, उन्हें वेकेशंस दे दिए जाते हैं, जो कि या फिर कुछ ऐसे बेनिफिट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, दैट इज़ नॉन एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। जैसे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उनकी इंश्योरेंस करवा देते हैं। अगर बाय चांस काम करते करते उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें वो अमाउंट जो है वो पे करती है। सेम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वेकेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। विद दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. We have done the meaning of staffing, characteristics of staffing, importance of staffing, evolution of HRM, staffing as line as well as staff activity and this staffing process. Thank you. पर अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसे नेक्स्ट जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे. So go through the chapter and find out the maximum doubts. Thank you.